RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के लिए जो विद्युत रसायन का चैप्टर आपका चला हुआ है, पिछली वीडियो में हमने आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन के बारे में जानकारी दी थी कि विद्युत अपघटन जब किसी भी पदार्थ की पिघली हुई अवस्था में या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड और एनोड पर नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। अब इस विद्युत अपघटन में हमें मोल्टन स्टेट में यानी पिघली अवस्था में अलग प्रकार के पदार्थ और जलीय विलयन में अलग प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पदार्थों की जो हम प्रारंभिक अवस्था ले रहे हैं वो भिन्न ले रहे हैं तो फिर हमारे उत्पाद भी भिन्न प्रकार के बनेंगे। यानी कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हमारे उत्पाद की प्रकृति बदल जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में यही है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में उत्पाद को प्रभावित करने वाले कारक, उत्पाद को प्रभावित करने वाले कारक यानी वे फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लेकर चलें तो वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति ही होती है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, अब वो प्रकृति आपको पहली वीडियो में शुरुआत में जब चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपको बताई थी कि विद्युत अपघट्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो उनकी वह प्रकृति भी उत्पाद को प्रभावित करती है। अब उत्पाद को किस प्रकार से प्रभावित करेगी भाई, जैसे हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो हमारा आंशिक रूप से आयनित होता है। तो इस आधार पर उत्पन्न हुए आयनों की अनुसार भी हमारा अंतिम उत्पाद परिवर्तित हो सकता है। पहले हम सभी आपको कारक बताएंगे, उसके पश्चात फिर हम एक एक दो उदाहरण भी आपको इनके समझाकर चलेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट हमारा था विद्युत अपघट्य की प्रकृति। इसमें आप यही लिख सकते हैं कि पिघली हुई अवस्था में या फिर जलीय विलयन होने पर हमारा विद्युत अपघटन के पश्चात उत्पाद परिवर्तित हो सकता है। इसके पश्चात दूसरा जो मेन पॉइंट है, ये मेन फैक्टर है, दूसरा पॉइंट वो है इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, अब जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं यानी जिसका एनोड या जिसका कैथोड हम बना रहे हैं उसकी प्रकृति भी निर्भर करती है कि उत्पाद हमारा क्या बनेगा। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। पहला हो सकता है आक्रामक इलेक्ट्रोड, आक्रामक अटैकेबल जो होता है आक्रामक इलेक्ट्रोड। अब इसमें आक्रमण किस चीज का होगा भाई, आक्रमण का मतलब है कि अभिक्रिया करने वाला अगर इलेक्ट्रोड हो, यानी अगर हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोड प्रयुक्त कर रहे हैं जो अभिक्रिया में भाग भी ले रहा है तो हमारा अंतिम उत्पाद परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमारा सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड इस टाइप के होते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग भी ले लेते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड अगर प्रयुक्त किए जाते हैं तो जब इनका एनोड बना होता है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये एनोड से विलयन में आयनों के रूप में चले जाते हैं। और अगर इनका कैथोड बना होता है तो फिर कैथोड में से ये उस पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, विलयन में से कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो जो हमारा विलयन होता है, विद्युत अपघट्य विलयन होता है, उस विलयन में धातु आयनों की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। तो इस प्रकार से इनको लिया जा सकता है आक्रामक इलेक्ट्रोड के रूप में। इसी प्रकार से इनमें जैसे मैंने भी बताया है कि आक्रामक इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें आक्रामक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब इसी प्रकार से दूसरे में हो सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उनको हम बोल देते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड।
तो इसमें परिभाषा में वही लिखा जा सकता है, वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इनमें सामान्यतः प्लेटिनम ले लिया जाता है, पैलेडियम ले लिया जाता है, ओस्मियम ले लिया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जिनको इनर्ट इलेक्ट्रोड या अक्रिय इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक हमारा तीसरा पॉइंट और होता है, जो विद्युत अपघटनी सेल है उस सेल में उपस्थित ऑक्सीकारक या अपचयित जो होता है अपचायक स्पीशीज उपस्थित होने पर एक ये हो सकता है। अगर आप लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर ली है तो फिर यह पॉइंट आपका बड़ा ही आसान हो जाता है। आपकी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो अप टू डाउन उनकी क्रियाशीलता के क्रम में होती है, क्रियाशीलता के क्रम में। उसी प्रकार से दूसरी बात अगर हम करें तो वो अपचयन विभव के भी बढ़ते हुए क्रम में ली जाती है, उसमें धातुओं का अपचयन विभव बढ़ते हुए क्रम में लिखा रहता है। अब यदि विलयन में एक से ज्यादा कोई भी स्पीशीज हो, जैसे कि हम दो धातुएं ले लें, हमने K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव ले लिया, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये ऊपर से नीचे की ओर चलने पर लिखे पर्चियां पोटेशियम पहले आ जाता है। बेहिसाबों से कभी नाराज मत होना, यानी ये बाद में आता है, ये पहले आता है। चूंकि क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पर दिया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम धातु सोडियम धातु की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होती है। क्रियाशीलता से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है कि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं, तो इसका अर्थ है कि पोटेशियम सोडियम की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब ये त्यागेगी तो इसका ऑक्सीकरण होगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन होगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है तो हम कह सकते हैं कि सोडियम इसके मुकाबले आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यह क्रिया अपचयन कहाँ होती है? अपचयन होती है कैथोड पर और ऑक्सीकरण होती है एनोड पर। यानी हम एक बात कह सकते हैं कि जिस स्पीशीज का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी जो मानक अपचयन विभव है वो अधिक होता है, जैसे कि अगर बाई चांस हम -2 और -5 की बात करें तो इसमें ज्यादा कौन सा है? -2। तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है वह स्पीशीज ही कैथोड पर पहले अपचयित होगी दूसरी स्पीशीज की तुलना में। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सी मेटल पहले अपचयित होगी, कौन सी बाद में। अब एक जो पोटेंशियल जिस विभव पर ये स्पीशीज अपचयित होती हैं उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी निरावेशन विभव भी कहा जाता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि निरावेशन विभव क्या होता है, तो विद्युत अपघटनी सेल में वह विभव जिस पर कोई धातु कैथोड पर अपचयित हो जाती है निरावेशन विभव कहलाता है। तो ये तो हुआ आपका कैथोड के बारे में। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है या जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है वह पहले कैथोड पर अपचयित होगी। अब इसी आधार पर हम एनोड के बारे में बात कर सकते हैं। एनोड पर कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत पहले होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण ज्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो पहले ऑक्सीकृत होते हैं। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में अप टू डाउन हमने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोड विभव है ऊपर की ओर तो आपका माइनस का लिया गया है और नीचे की ओर लिया गया है प्लस का। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो राशि पहले ऊपर है, जो धातु ऊपर स्थित है वो ज्यादा क्रियाशील होती है, यानी उसका अपचयन नहीं होगा, बल्कि जो नीचे स्थित धातु है उसका अपचयन होगा। ठीक इसी प्रकार से इसका उल्टा हम एनोड पर ली गई अभिक्रिया के लिए ले सकते हैं कि एनोड पर वे स्पीशीज पहले ऑक्सीकृत होंगी जिनका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। जैसे कि अगर हम एक सीरीज की बात करें जिसमें सल्फेट आयन हो सकता है, नाइट्रेट आयन है, आपका हाइड्रोक्साइड आयन है,
फिर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्राइड आयन। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो जल्दी ऑक्सीकृत होगा वो हाइड्राइड आयन होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण सबसे ज्यादा होगा। अब इसका कारण अगर हम हैलोजन के रूप में लेकर देखें तो क्लोरीन और ब्रोमीन में आकार किसका बड़ा है? ब्रोमाइड आयन का आकार ज्यादा बड़ा होता है क्लोराइड आयन की तुलना में। ये Cl नेगेटिव, ये Br नेगेटिव है। अब इसकी जो नाभिक से दूरी है बाहरी इलेक्ट्रॉन की, जिस इलेक्ट्रॉन को यह त्यागेगा, तो उसकी दूरी बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को यह आसानी से त्याग सकता है, जिस कारण इसका आसानी से ऑक्सीकरण होगा और एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर भी इसी प्रकार से OH और Cl में अगर देखें तो Cl नेगेटिव OH हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये तीसरा फैक्टर था जो कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले उत्पाद की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, प्रभावित करता है। तो आइए अब इन प्रभावों को, जो हमने 3 फैक्टर आपके लिए हैं, इनको एक एक उदाहरण के द्वारा, 1-2 उदाहरण लेकर चलते हैं ताकि आप इनको आसानी से और अच्छी प्रकार से समझ जाएं। इसमें सबसे पहले हम लेकर चलते हैं मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl। तो जब NaCl को पिघलाते हैं तो उसमें हमारे केवल 2 ही आयन बनेंगे। वैसे प्रबल विद्युत अपघट्य होता है तो इसमें जो रिवर्सिबिलिटी का साइन है वो नहीं लगेगा। तो एक तो हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। केवल 2 ही स्पीसीज हैं इसके अंदर, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिव वाला है वो कैथोड पर जाएगा और नेगेटिव वाला एनोड पर। यानी अभिक्रियाएं जो होगी एट एनोड वो Cl नेगेटिव इक्वल टू हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर ले सकते हैं। और जो कैथोड होगा उस कैथोड पर आपका Na पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Na में परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहां पर आपका हो जाता है ऑक्सीडेशन और ये हो जाता है आपका रिडक्शन। और टोटल अभिक्रिया अगर लिखकर देखें तो यहां पर NaCl इक्वल टू हो जाएगा 2NaCl, बल्कि ये हो जाएगा 2Na प्लस Cl2 के रूप में। केवल ये 2 ही स्पीसीज है। लेकिन क्या हो कि अगर यहाँ पिघले NaCl की बजाय NaCl विलयन हो जाए, इसका जल में विलयन हो जाए, तब क्या होगा तो वो देख लेते हैं। तो NaCl का जल में विलयन, अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती है। जो NaCl होगा वो जल में घुलते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। इसके पश्चात अगर हम जल की बात करें तो जल में भी 2 प्रकार के आयन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं। तो पदार्थ जो NaCl विलयन है वो इन 4 आयनों का निर्माण करता है। अब हमारे 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। इनमें से कौन सा पहले एनोड पर जाएगा, कौन सा पहले कैथोड पर जाएगा, अगर उसको बात की जाए तो देखिए यहाँ सोडियम और H पॉजिटिव 2 हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा Na पॉजिटिव ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। हाइड्रोजन का तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता ही है। इसके आधार पर तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई ही गई है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखेगा सोडियम के मुकाबले में। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली हमें स्पीसीज चाहिए, तो कैथोड की ओर कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन पहले जाएगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हाइड्रोजन की क्रियाशीलता सोडियम की तुलना में कम है, अतः वह कैथोड पर अपचयित होगी। इसको आप थोड़ा सा बदलकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव सोडियम की तुलना में अधिक होता है, इस कारण वह कैथोड पर अपचयित पहले होगी। यानी एट कैथोड अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो कैथोड पर हमारा H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब इन दोनों में अगर हम पहले देखें तो इन दोनों में कौन सा ऑक्सीकृत होगा। अब आप लोगों को अभी बताया है कि पहले कौन सा ऑक्सीकृत होता है। अब एनोड पर अगर देखा जाए तो एट एनोड पर हमारे यहाँ पर 2 आयन है, नेगेटिव Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। जिस प्रकार से कैथोड पर अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली स्पीसीज पहले अपचयित होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है वो पहले ऑक्सीकृत हो जाती है। जैसे यहाँ Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में अगर देखें तो Cl नेगेटिव का अपचयन विभव अधिक होता है, तो पहले Cl नेगेटिव एनोड पर ऑक्सीकृत होगी। यानी ये Cl नेगेटिव आपका Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। इस प्रकार से
और विलियन में क्या बच गया, एक तो Na पॉजिटिव बच गया, एक OH नेगेटिव। ये दोनों आयन विलियन में सेम टू सेम आपके रह जाते हैं। यानी इसकी अगर हम सेल अभिक्रिया लिखें तो NaCl प्लस जल H2O लिख सकते हैं यहाँ पर, या एक बार सोल्यूशन इसी के साथ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया सेल अभिक्रिया के रूप में आपकी हो जाती है। तो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। अगले उदाहरण के लिए अगर हम देखकर चलें तो अक्रिय इलेक्ट्रोडों द्वारा कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका अपघटन। अभी तक जो हमने NaCl का उदाहरण आपको दिया है उसमें भी हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिए हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो इस आधार पर ये यहाँ पर केवल जो पदार्थ है जो विद्युत अपघट्य है केवल उसी का अपघटन होगा। अब अगर हम चलिए विलयन की यहाँ पर बात करें कॉपर सल्फेट विलयन की, तो इसमें हमारा कॉपर सल्फेट तो टूट जाता है Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में, और जो जल होता है वो H2O टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड की तो कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, केवल विलयन को देखना है। तो यहाँ पर कॉपर और हाइड्रोजन में नीचे कौन स्थित है, बस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर आप ये देख लीजिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे स्थित है, तो कॉपर पहले कैथोड पर जाएगा। तो एट कैथोड, जो कैथोड पर जाएगा ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाता है। अब बाकी बची हमारी ये दो स्पीशीज SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। इन दोनों में से कौन सा पहले एनोड पर जाएगा? तो अभी आपको क्रम बताया था, सल्फेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है SO4 के मुकाबले में। तो एनोड पर आपका जो ये OH नेगेटिव है इसके 4 आयन पहुंच जाते हैं, और ये 4 आयन एक तो H2O बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2H2O के लीजिए इक्वेशन ये बैलेंस हो जाती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कुछ इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर आप कंप्लीट रिएक्शन भी चाहे तो लिख सकते हैं। विलयन में आपका H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव उपस्थित रह जाता है। अब यहाँ पर तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया तब जाके ये बना। अब मैंने आपको जब भी थ्योरी बताई थी तो उसमें ये बताया है कि यदि हमारे अटैकेबल इलेक्ट्रोड काम कर रहे हैं यानी क्रियाशील इलेक्ट्रोड उसमें ले रहे हैं, तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड लिया गया है वही डिसोल्व होगा और वही आपका डिपॉजिट भी होगा। तो जैसे अगर हम इसी का क्रियाशील यानी कॉपर इलेक्ट्रोडों के द्वारा हम कॉपर सल्फेट का अपघटन कर दें, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो हमारा तभी बनेगा कि जब हम उसी मेटल की छड़ उसी के विलयन में खड़ी कर देते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रोडों के द्वारा कॉपर सल्फेट का अपघटन या विद्युत अपघटन इसको लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आपका एनोड पर, कैथोड पर तो यह अभिक्रिया होगी ही, एनोड पर भी आपकी कॉपर की ही अभिक्रिया होती है, बस उसको उल्टा किसी टाइप से लिख देंगे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके एनोड पर हो जाती है। उसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता यदि हम उसी प्रकार के क्रियाशील इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आज की वीडियो में हमने आपको विद्युत अपघटन और उसके विभिन्न अनुप्रयोग बता दिए। अनुप्रयोग से तात्पर्य यही है कि अगर अलग अलग प्रकार के विलयनों का विद्युत अपघटन किया जाए तो पदार्थों का अपघटन करने पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। एक तो ये जानकारी हमने आपको आज दी। अब इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप लोग उनका जवाब दे पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नोटिफाई करेंगे और आपके नोटिफिकेशन के अनुसार ही हम फिर अगली वीडियो में इसका जवाब देंगे। हम वीडियो को आगे लगातार तैयार रखेंगे, आगे चालू रखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि यदि हम अम्लीय जल का अपघटन करते हैं, शुद्ध जल का और अम्लीय जल का, दोनों का करके बताना, दोनों की समीकरण लिखना। शुद्ध जल में केवल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होंगे और जो हम अम्लीय बना लेते हैं उसमें H2SO4 को मिला देंगे। तो इस प्रकार से इन 2 क्वेश्चंस को तो आप अपघटन से उत्पन्न उत्पाद के बारे में आप जानकारी देंगे। इसके पश्चात फिर आप एक और लिखेंगे जो डैनियल सेल यानी वोल्टीय सेल था वो, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत अपघटनी सेल जो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई है, इन दोनों में कम से कम आपको 3 अंतर लिखने हैं।
विद्युत अपघटनी सेल और वोल्टिक सेल में 3 अंतर कम से कम लिखने हैं। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात है, आप जितने ज्यादा इनमें अंतर लिख सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी जरूर लें। बाकी हमारा विद्युत अपघटन का टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा। तो अगले टॉपिक को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उसके लिए आपको जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, बस उसको दबा के रख दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, तो आपको हमारी वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।